ओके, देखो, ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों को इस पे कंसंट्रेशन देके पढ़ना है। देखो, ऑडिट आप लोगों का प्रोफेशन का एक पार्ट है, क्योंकि क्या होगा इसमें, ऑडिट में क्या होता है ना कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई जो काम हो रहा है या जो काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, वो ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं। मतलब ये ऑडिटर जो होता है एक डॉक्टर की तरह है। आई कैन से दैट यू आर एन डॉक्टर, एंड यू आर एज एन डॉक्टर यू शुड नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द थिंग्स जो सामने वाले पार्टी ने किया है या करने वाला है वो सही तरीके से किया है या नहीं। ठीक है, तो ऑडिट को अगर हम डिफाइन करें या ऑडिट को हम अगर बोले कि ऑडिट क्या है, अगर 0.0 लेवल पे अगर आप जाएगा ऑडिट, अगर सिंपली तरीके से समझेगा तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होता है कि भाई आप कंपनी का ऑडिट कर रहा है या आप कंपनी, क्योंकि ऑडिट दो ही चीज़ का होता है, एक कंपनी का और एक बिजनेस का। ठीक है, एक कंपनी का और बिजनेस का। तो जो बिजनेस का जो ऑडिट करता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग यही देखते हैं कि भाई बिजनेस में सेल्स की एंट्री क्या है, बिजनेस में पेमेंट्स की एंट्री क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट्स कितना है, बिजनेस में लॉसेस कितना है। हर चीज़ का पता होता है ना हम लोगों को बिजनेस में। नॉर्मल अगर किसी का छोटा सा दुकान है, नॉर्मल अगर किसी का छोटा सा दुकान है, वो एक साल का ट्रांजेक्शन कर रहा है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन होता क्या है, कि ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा इवेंट या कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन जिसका एंट्री जो हम लोग करता है, जिस तारीख पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ या जिस तारीख पे वो एक्टिविटी हुआ, उसका जो रिकॉर्डिंग हम लोग करता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलता है। कि ट्रांजेक्शन एक इवेंट है, सिचुएशन है कि ये हुआ है। अब मान लो कि 1 अप्रैल को आप किसी को पेमेंट करता है, किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे के रखा है, तो आप उसका एंट्री जरूर करेगा कि भाई सैलरी पेड टू माई वर्कर। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक साल का एंट्री दिमाग में नोट डाउन करना इम्पॉसिबल टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए ईआरपीज यूज़ करते हैं, जैसे टैली भी है सॉफ्ट मार्केट में, टैली सॉफ्टवेयर्स हैं और भी बहुत सारा ईआरपीज है जो हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? हम लोगों का वर्कलोड बर्डन कम करने के लिए। ठीक है, तो आप जो बिजनेस होता है वो पूरा एक साल का होता है, एक साल का होता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी को बेसिक थिंग समझना है तो दो चीज़ का एक समझ लो कि बेसिक चीज़, दो चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है। पहला फाइनेंशियल ईयर, यू नीड टू नो व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल दिस 23 एंड 24, द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट्स एंड्स ऑन व्हेन 31 मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर होता है। हम लोगों का इंडिया में जो ईयर हम लोग फॉलो करता है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक होता है कैलेंडर ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है, आप शायद क्लास 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि आप डेप्रिसिएशन जब निकालता है तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से फॉलो करो। तो जैन टू दिसंबर का जो वो ईयर होता है ना, वो कैलेंडर ईयर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका असेसमेंट ईयर कौन होगा, उसका सक्सीडिंग। अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर और ये कैलेंडर ईयर में थोड़ा बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग जो अकाउंटिंग करता है या हम लोग जो करता है तो आप लोग को ईयरली वाइज ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। तो आप लोगों को ये समझ होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या है, एक ये कैलेंडर ईयर में डिफरेंस क्या है। एक होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि जो प्रिसीडिंग ईयर है, अब 23-24 का प्रिसीडिंग ईयर कौन सा था, 22-23। ठीक है, 22-23। तो अगर आप लोग जो ऑडिट करता है, ऑडिट आप लोग, ऑडिट का कोई टाइम नहीं है, पहले ऑडिट का कोई टाइम पीरियड नहीं है। ऑडिट कभी भी हो सकता है, या ईयरली, कोई कंपनी ईयरली करवाता है, कोई कंपनी हाफ ईयरली करवाता है, कोई कंपनी क्वार्टरली करवाता है, कोई कंपनी 6 मंथ्स में करवाता है। या डिपेंड करता है कि हम लोग जो ऑडिट कर रहा है वो कब कर रहा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स बात है जो हम लोग को पता होना चाहिए ऑडिट। और आप लोगों का एग्जाम में जो ऑडिट का जो चैप्टर्स है या ऑडिट का जो सिलेबस है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का सिलेबस है। लाइक यू विल बी हैविंग लाइक व्हाट इज इन ऑडिटिंग, स्कोप्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है
जो बहुत स्कोरिंग है। अच्छा, अगर हम सीए के लेवल पे प्रेफरेंस दें, जो सीए का सिलेबस है और सीएमए का सिलेबस है, सीए का सिलेबस में जो इंटर में ग्रुप टू में सब्जेक्ट आता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जो हम लोग पढ़ा था, मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑडिट में, हम लोगों का ऑडिट में दो पार्ट था। एक था जनरल ऑडिट और एक था कंपनीज ऑडिट। हम लोगों के सीए के जो आईपीसीसी जिसको हम लोग बोलते थे, अभी तो सीए इंटर हो गया, जैसे आप लोगों का इंटर फाउंडेशन होता है वैसे ही हम लोगों का भी इंटर था। तो हम लोगों के टाइम पे जो ऑडिट था वो बहुत वास्ट था। हम लोगों को हर चीज़ पढ़ना होता था। स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स भी होता है ऑडिटिंग में। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई एंट्री किया, कि क्या ये रूल में अलाउ है, क्या ये रूल में अलाउ नहीं है। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंट्स में शायद मेरे हिसाब से पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि आपको अगर सेल का एंट्री क्रेडिट में करना है तो आप परचेज का एंट्री क्रेडिट में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक एएस का रेस्ट्रिक्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेस्ट्रिक्शन है। तो हम लोगों को बीइंग एन ऑडिटर, वी शुड हैव द बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स, वी शुड हैव एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द। देखो आप लोग एक कंपनी का ऑडिट करने वाले हो, अगर आप लोगों को अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग आर्टिकलशिप भी करोगे, आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे, कोई होता है कि जॉब में जाने वाला है, कोई प्रैक्टिस करने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सिक्योरिटी, हर चीज़ को आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू शुड ऑलवेज वॉच वन चैनल, जी बिजनेस या सीएनबीसी आवाज़, एक बिजनेस का एक चैनल्स होता है ना, बिजनेस का बहुत सारा चैनल्स है, उसमें आपको अपडेट होना चाहिए। अब जैसे कि कल का एक हिंडन्सबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, अडानी वाला, अडानी का कल रिपोर्ट पढ़ा था आप? कल अडानी का रिपोर्ट पढ़ा था ना, क्या था, सेबी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। आप लोगों को अपडेट रखना है अपने आप को, क्योंकि आप लोगों ने ये जो प्रोफेशन चूज़ किया है ना, ये आप लोगों को आगे लेके जाएगा। अगर आप लोग आज का एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आज के टाइम पे आप अपडेट है, यू कैन गो एनीवेयर, यू शुड बी अपडेटेड। क्या था अडानी का, हिंडन्सबर्ग का रिपोर्ट क्या है? सेबी ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया था अडानी के ऊपर, कुछ इश्यूज है, इंटरनल इश्यूज है कुछ। तो उसमें भी ऑडिटर का रोल है, उसमें भी ऑडिटर का रोल है। कैसे पता चला कि भाई अडानी ने ऐसा किया या किसी ने ऐसा किया? इंटरनल मैटर्स बहुत होता है ना। तो हम लोग जो ऑडिट पढ़ने वाला है, एक पढ़ने वाले कंपनी ऑडिट जो कंपनी ऑडिट के लिए होगा, एक पढ़ने वाले हैं स्पेशल ऑडिट, ये गवर्नमेंट का ऑडिट्स होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट्स का ऑडिट्स होता है। एक होता है कंट्रोल्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मतलब ये एक हैबिट है कि आपको अपना दायरे पे रह के काम करना है, ठीक है। और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स है। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस है, और मेरे हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कोर्स कंटेंट है जो आप लोगों के सिलेबस पे रहेगा। अच्छा, 50 मार्क्स है, न्यू सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बहुत चांसेस है कि आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हो फुल मार्क्स, अगर आप लोगों की प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी, या आप लोग अगर इसको रेगुलर पढ़ता है, अगर आप लोग इसको रेगुलरली थ्रोली पढ़ रहे हैं, तो बहुत इजी चांसेस है, बहुत ये 100% चांसेस है कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट बना सकते हैं। देखिए बच्चा लोग का एक एक प्रॉब्लम्स होता है कि कोई भी बच्चा जो है किसी किसी सब्जेक्ट्स में वीक भी हो सकता है, किसी किसी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा मतलब अच्छा भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को हर ग्रुप का सब्जेक्ट्स पढ़ना है। कोई ग्रुप 1 दे रहा है, कोई ग्रुप 2 दे रहा है, कोई ग्रुप जितना भी ग्रुप्स है आप लोगों का, इंटर पे शायद 4 ग्रुप्स होगा या 2 ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप लोगों को 7 to 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप लोगों को अपना ऐसा तैयारी करना है कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिविजन हो। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिसंबर पे एग्जाम दे रहे हो, तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स इज टू मच क्रूशियल फॉर यू, वन डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू बी। क्योंकि अगर एक अटेम्प्ट खराब होता है, एक अटेम्प्ट खराब होने का दर, और जिसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट बोलता है, अगर वो सीए का सी या सीएमए का हो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना वो एक गोल्डन अटेम्प्ट होता है, क्योंकि उसमें जो एग्जाम देने वाला बच्चा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है, उसके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि ही कैन डू एनीथिंग फॉर डैट, मेहनत किया है। तो जम के मेहनत करना है, जम के पढ़ाई करना है, और जम के ऑडिट में अच्छा मार्क्स लेके आना है। अच्छा, एक और चीज़ हमें बात बता देता है आप लोगों को, कि ऑडिट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है या कुछ भी कोई भी टर्म्स में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। क्योंकि आप लोगों का जो कोई कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो थ्योरी में ज़्यादा फोकस करेगा, कोई कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो ज़्यादा प्रैक्टिकल्स में भी फोकस करेगा, लेकिन हम लोगों को बैलेंस रखना है दोनों में। क्योंकि थ्योरी पढ़ लेगा, प्रैक्टिकल छोड़ देगा, मुश्किल हो सकता है।
ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है पढ़ने का। आप लोगों को जब स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आप लोगों को ऐसा स्ट्रेटेजी तैयार करना है, बोलो आपके हिसाब से टाइम टेबल आप बनाओ। You have to do, I'm saying you one thing, how to handle this subject, especially this audit. You should do one time reading first of all. I will make your concept clear. Okay, हम मैं बुक से पढ़ाऊंगा आपको, कोई इशू नहीं है, आपके पास बुक है, मैं बुक से कराऊंगा आपको। उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे हम उसको अंडरलाइन करेंगे। इस टर्म का मतलब क्या है, इसमें क्या है। क्योंकि वन टाइम रीडिंग क्या होती है, वो एक जो न्यू कमर होता है, जो जो नया बच्चा होता है उसके लिए एक नया चीज़ होगा। आई थिंक जब आप कोई नया चीज़ पढ़ता होगा तो आप लोग उसको बहुत फोकस नेचर से पढ़ेगा कि भाई इस चीज़ में क्या है। तो वन टाइम रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो पहले। क्योंकि वन टाइम रीडिंग में ऐसा होता है कि आप लोग जो है उस पर कुछ ऐसा ऐसा मतलब आपके दिमाग में एक इमेज बनती है। आपका दिमाग में एक इमेज बनेगा कि हम ये चैप्टर पढ़ा है, हमको इसमें क्या करना है। जैसे कि आप नॉर्मली ऑडिट का फर्स्ट इंट्रो पढ़ेगा तो इसमें तो यही होगा ना, ऑडिट का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स क्या है, ऑडिट कैसे किया जाता है, ऑडिट को हम लोग कैसे करते हैं, क्या करना होता है। ये बेसिक चीज़ होगा ऑडिट में, पहला तो बेसिक्स ही होता है। उसके बाद ही हम लोग आगे जाते हैं ना कि ऑडिट के कितने कितने टाइप्स ऑफ ऑडिट में कैसे क्या होता है, कौन सा फॉर्म्स है, कौन सा रिपोर्ट्स होता है, कौन सा रिकॉर्ड्स होता है जो हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो ये चैप्टर को ये इस सब्जेक्ट को आपको डिवाइड कर लो आप। जितना चैप्टर्स है, अगर 6 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर डिवाइड कर लो। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजी ऐसा बनाओ, एबीसी एनालिसिस करो। एबीसी एनालिसिस मतलब समझते हो क्या होता है एबीसी, कोई भी सब्जेक्ट का। अब जैसे कि किसी बच्चे का कॉस्टिंग तगड़ा है, किसी बच्चे का अकाउंट्स तगड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कॉस्टिंग तगड़ा है तो आई कैन हैंडल दैट सब्जेक्ट, बट उसका लॉ भी वीक हो सकता है। क्यों, रिवाइज उसको पढ़ने नहीं आता, उसको मेमोराइज नहीं कर सकता। तो हर सब्जेक्ट का आप लोग को आपके वो एनालाइज करना वो आपका काम है। तो आप एबीसी एनालिसिस करना। ओके, 4 सब्जेक्ट्स है, कोई ग्रुप 2 भी दे रहा है, कोई ग्रुप 1 भी दे रहा है, दोनों ग्रुप भी एक साथ दे रहा है, क्योंकि एक एक एग्जाम्स में आप लोगों का गैप नहीं है, शायद कंटिन्यूस एग्जाम्स है। तो अगर कोई ग्रुप 1 दे रहा है उसके पास टाइम है कि वो तैयारी कर सकता है अपना। ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस करना। अब जैसे कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स में टोटल जितना चैप्टर्स है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पार्टनरशिप्स, कैश फ्लो है, इनडायरेक्ट ये रेशियोज़ है, जो भी चैप्टर्स है आप लोगों का अकाउंट्स में, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लेना और आप लोग अपने आप को जज करो कि इसमें हार्ड चैप्टर कौन सा है। जो हार्ड चैप्टर है प्रायोरिटी ए, भाई उसमें ज़्यादा फोकस करना है। न्यूट्रल चैप्टर जो है बी, और जो नॉर्मल सा चैप्टर है जो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग्स में आ सकता है, सी। मतलब जो रेशियो रखना है आपको, वो रखना है 60% का, 30% का और 10% का। क्योंकि हार्ड चैप्टर से कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई पार्ट स्किप भी कर देते हैं, कुछ और एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है ना कि कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो हम लोगों को एहसास होता है भाई क्यों छोड़ के गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया था ऑडिट का, नवंबर 23 में मैंने क्वालिफाई किया था ग्रुप 1, मेरा ऑडिट में एग्जामिशन आया था। तो मैंने जो तैयारी करी थी ऑडिट की, मैंने क्या किया था, हमारा जो ऑडिट है वास्ट है, क्योंकि फाइनल्स में ऑडिट बहुत वास्ट होता है, बहुत सारा है, कंपनी ऑडिट्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स है, एथिक्स है, हमारी प्रोफेशन का एथिक्स भी होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो एमसीक्यूज़ भी है, एमसीक्यूज़ भी करना है, 70 मार्क्स का पेपर्स भी करना है। तो जो पेपर था ना, वो पेपर जो था, वो टेक्निकल पार्ट आया था, इंटर से क्वेश्चंस आए थे हमारे टाइम में। अभी फाइनल पेपर्स में अगर इंटर के क्वेश्चंस आ गए, देखो इंटर में भी सेम स्टैंडर्ड्स पढ़ने होते हैं जो फाइनल में पढ़ने होते हैं। हाँ, एक दो स्टैंडर्ड्स जो हैं अभी अलग हुआ है, अभी कोर्स को रिवाइज किया है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है करिकुलम में, तो एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन जो होता है ना, वो कहीं भी इंटर का डाल देगा। तो इंटर का स्टैंडर्ड उसमें डाल दे और आपको वो स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तो आपका हो सकता है ना कि आपका खेल खत्म हो जाए। तो पेपर में ऐसा करना है कि पेपर आपको 100% अटेम्प्ट करना है। कोई भी पेपर हो, ऑडिट हो, लॉ हो, कॉस्ट हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, टैक्स हो, जो भी पेपर हो आपको 100% अटेम्प्ट करना है। हाँ, बोर्ड, हाँ, ठीक है। वो 100% अटेम्प्ट करना है आपको, क्योंकि 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको आके मार्क्स मिलेगा। अगर आपने पेपर छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। यू शुड डू 100% अटेम्प्ट।
अगर 100% करेगा तो ओनली आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो 60-70 मार्क्स इन ऑडिट या कोई भी सब्जेक्ट में। समझ में आया? तो ये फर्स्ट डे से आप स्ट्रेटेजी बना लो कि आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग का अटेम्प्ट दिसंबर का है, और ये दिसंबर में अगर आप लोग हार्डवर्क नहीं करेगा तो खत्म होगा। तो हम अभी स्टार्ट करने वाला है फर्स्ट चैप्टर से, ऑडिट से। देखो, ऑडिट का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट अप्रोच, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच while you are working. For example, if you are studying in the table, तो आप जब पढ़ाई करेगा तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करोगे ना, या मॉर्निंग में पढ़ाई करे या इवनिंग में पढ़ाई करे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप अपना मन का मालिक है कि नहीं? आप आपका मन का मालिक है। तो आप जब पढ़ाई करने वाला होगा तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है? तो आप अपना स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करेगा ना, कि भाई हम 4 बजे से ऑडिट पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको 4 बजे से ऑडिट पढ़ना है। तो मान लो 4:10 पे फ्रेंड का फ़ोन आता है, भाई चल खेलने चलते हैं, तो गायब आप गायब हो जाओगे ना। तो फिर स्ट्रेटेजी काम आएगा? नहीं। स्ट्रेटेजी कब काम आएगा? जब आप उस कॉल को पिक मत करो, अनलेस मतलब अनलेस वो इम्पोर्टेंट ना हो। क्योंकि जब पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन आता है तो जो हम लोग पढ़ रहा होता है वो दिमाग से घुरने वाला होता है, शक्तिमान की तरह वो घूमने वाला होता है। तो हम लोगों को क्या होना होता है? इंडिपेंडेंट होना होता है। ठीक है? वो आपको इंडिपेंडेंट होना है, किसी का कोई नहीं सुनना है। आपको अपने हिसाब से ही जो सही है तो सही है, वो ऑडिट होता है, वो ऑडिट होता है। या फिर आपको कोई बोले, आपको आपका बॉस बोले, भाई आप ऑडिट कर रहे हो तो मेरे अप्रोच के हिसाब से ये होना चाहिए"? क्या आप उसकी बात मानने वाले हो? नहीं, कभी नहीं। अगर वो आपको ऐसा बोलता है, इसको पता है क्या बोलते हैं ऑडिट में? रेस्ट्रिक्शंस। इट इज़ कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस मतलब आप उसकी थिंकिंग के हिसाब से काम कर रहे हो। अगर ऑडिटर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आती है, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या होना है? फ्री होना है। आपको फ्री होना है, क्योंकि आप ऑडिटर बने हो तो आपको तो आपके ऊपर 100% कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ, आई कैन डू, हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है? वो ऑडिटर होता है। ऑडिट करने के लिए आपके ऊपर तो क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है ऑडिटर की, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है ऑडिटर की। तो जब आप ऑडिट करते हो या जब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी, कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती है? नॉर्मल जो क्वालिटीज़ किसी इंसान की होती है वही नॉर्मल क्वालिटीज़ ऑडिटर की होती होंगी। क्या क्वालिटीज़ हो सकती है? पहली क्वालिटी ये हो सकती है ऑडिटर की कि वो कौन है? एलिजिबल है। एलिजिबल है। वो एलिजिबल कैसे हुआ? वो एलिजिबल कैसे बना? उसने काम किया है, उसने एक्सपीरियंस लिया है, तो ही तो जाके उसको ऑडिटर बनाया ना वो। अब आपको मैं कोई बाहर वाले आदमी को बोला भाई तू ऑडिटर बन जा, वो बन सकता है क्या? कुछ एक्सपर्टीज है उसके अंदर, आपके अंदर कुछ एक्सपर्टीज होगा तो ही तो जाके आप ऑडिटर बन पाओगे ना। अगर एक्सपर्टीज नहीं होगा तो आप कैसे ऑडिटर बनोगे? पहला चीज़ क्या है? बीइंग एन एक्सपर्टीज, यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू बी नॉलेजेबल पर्सन ऑफ एवरीथिंग। नंबर टू, यू शुड बी हैव एन पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स। आप जब ऑडिट करते हो तो आपका कुछ पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? कि आपका ये पर्पस होना चाहिए कि कोई गलती ना हो। अगर गलती है तो हमें उसको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। ऑडिट में दो ही पार्टी होगा, एक मैनेजमेंट और एक टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी का मतलब होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है? कौन सा होगा? कौन कौन होगा? एक होगा, ये लिख क्यों नहीं रहा है? चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। एक होगा मैनेजमेंट, ये तो है, लिख क्यों नहीं रहा है ये? क्या क्या बोल, पेरी है सर ये नहीं हो रहा सर, प्रॉब्लम। अच्छा, ओके।
ठीक है। एक होता है मैनेजमेंट एंड वन इज TCWG। इसका मतलब होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट कौन है? ओनर्स। जो कंपनी का ओनर है वो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब होता है अप्रोप्रिएटिंग ऑथोरिटी। दो पार्टी है, एक है मैनेजमेंट और एक है TCWG। इन पार्टीज को आपको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम बैंक ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑडिट को कौन कंट्रोल करता है? RBI, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी ऑथोरिटी है? रिपोर्टिंग ऑथोरिटी है ना, अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी है। तो जब आप बैंक ऑडिट करते हो या आप बैंक के पास ऑडिट करने जाते हो, तो आप बैंक में क्या देखते हो? आप बैंक में हर चीज़ देखते हो जो आपको ऑडिट करना होता है। क्योंकि ऑडिट जो करने वाले हैं बैंक का, उसमें तो क्योंकि करोड़ों कस्टमर्स का अकाउंट्स है, हम लोगों को करोड़ों अकाउंट्स का मतलब इन्फॉर्मेशन तो हम देख नहीं सकते कि भाई अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट कर रहे हैं, हर बैंक में अगर लाखों अकाउंट्स है, तो हम लाखों अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर सकते, पूरा साल लग जाएगा। तो हम लोग बैंक्स में क्या करते हैं? हम लोग बैंक्स में जो ऑडिट करते हैं, हम लोग जो ऑडिट करने होते हैं, हम लोग हर चीज़ देखते हैं। जैसे कि बैंक का सिस्टम, एम्प्लॉयज़ के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, कस्टमर के साथ उसका कैसा बिहेवियर है। बैंक का इंटरनल कंट्रोल, एक इंटरनल कंट्रोल एक चैप्टर आएगा कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि बैंक का एनवायरनमेंट कैसा है। जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं हम। तो बैंक का एनवायरनमेंट कैसा है, वो अपने कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करता है, वो अपने कस्टमर के साथ में क्या कर रहा है, कस्टमर को कुछ बोल नहीं रहा, कुछ गलत बोल नहीं रहा, कस्टमर को अगर लोन चाहिए तो वो टाइम पीरियड के साथ लोन दे रहा है कि नहीं। फिर कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक करते हैं, हर चीज़ हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कि बैंक का जैसे कि जो कैशियर है, कैशियर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। जो कैश डिपॉजिट्स है, जो रजिस्टर होता है उसके पास में, वो रजिस्टर में उसका एंट्री करता है या नहीं। हर चीज़ देखा जाता है बैंक में। तो बैंक में जो ऑडिट होता है, बैंक में जो ऑडिट होता है, बैंक में एक ऑडिटर ही जाता है ऑडिट करने के लिए। तो उसके पास में रेलिवेंट एक्सपर्टीज होना चाहिए ना कि भाई हाँ, मैं क्योंकि बैंक का ऑडिट करना होगा, हमें RBI को रिपोर्ट करना है। क्योंकि RBI को अगर हम लोग झूठी रिपोर्ट देंगे तो RBI उसी रिपोर्ट के अगेंस्ट में एक्शन लेगा ना। अगर हमने जानबूझ के अगर किसी बैंक के अगेंस्ट में कुछ गलत लिखा जो हमें पता नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमने लिख दिया, तो वो रिपोर्ट तो सच्ची रिपोर्ट मानी जाएगी ना। तो ऑडिट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रूशियल होना होगा, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होना होगा। क्रूशियल इन द नेचर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग यू शुड नो, व्हाट यू आर डूइंग यू शुड नो, ओके। बिकॉज वो सच के ऊपर डिपेंड है। ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन देगा वो सच्चा इन्फॉर्मेशन देगा। अगर झूठा इन्फॉर्मेशन देगा तो जो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी है उसके एक्शन अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, ऑडिटर का मेंबरशिप जा सकता है। ऑडिटर कौन बनता है? CA, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। ये जो ऑडिटर्स हैं, 3 ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर अकाउंटेंट जो होता है वो कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर सकता है, क्योंकि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में पता होता है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी के जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि मिनट्स होते हैं ना, मीटिंग होता है कंपनीज में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग्स होता है, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि मिनट्स लिखना है, डिसीजन लिखना है, कंपनी को अपना प्रॉक्सीज देखना है, जो कंपनी का जो इंटरनल मैटर है, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, जो कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा वो कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी किसका ऑडिट करेगा? कंपनी सेक्रेटरी तो उसके जो मैनेजमेंट का जो रिपोर्ट्स था, जो बोर्ड मीटिंग्स था, बोर्ड मीटिंग्स टाइम में हुआ है या नहीं, डिसीजन अच्छे से हुआ है कि नहीं, रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, सब कुछ किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है। अब कंपनी सेक्रेटरी अपने हिसाब से अपना तैयारी करेगा, अपने हिसाब से तैयारी करेगा ना। तो वैसे ही एक कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कोई ऑडिट करने जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई डेप्रिसिएशन का ऑफ एसेट्स किस में क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट लैंड एंड मशीनरी कहाँ पे आना चाहिए, आपको नेचर पता होना चाहिए, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज़ है, ये एक ऑडिटर का पहचान है। समझ में आया? इन शॉर्ट मैं एक ही बात ही बोलूँगा कि ऑडिटर शुड हैव द बेसिक एक्सपर्टीज ऑफ व्हाट ही इज डीलिंग द सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर। सेकंड क्वालिटी इज व्हाट? रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस। रिपोर्टिंग मीन्स व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। एक ऑब्जर्वर है ऑडिटर, आपने जो ऑब्जर्व किया है
आप उसका वर्किंग्स बनाते हो ना, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करते हो, आप अकाउंट्स में या कोई कॉस्टिंग में जो आप क्वेश्चन करते हो, आप उसकी रिपोर्टिंग बनाते हो ना, वर्किंग नोट लिखते हो ना कोई भी क्वेश्चन में करने के लिए, करते हो ना, वैसे ऑडिटर को एक वर्किंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है। आप किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, आपने उसमें क्या क्या देखा, आपने किससे बात किया, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने कैसे उस चीज़ को डील किया, आपको एक वर्किंग्स बनानी होती है। वो वर्किंग्स जो होती है, ऐसे 230 एक ऐसे होगा ऑडिटिंग में, वो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा जब तक ऑडिट असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है। अगर लॉ बोलता है कि आपको परमानेंटली रखना है, तो आप परमानेंटली रख सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, अ, उसका पर्पजेस जो मैंने आपको बताया था। चौथा क्वालिटी जो ऑडिटर का होता है, वो होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये नहीं कि जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो मेरी दोस्त की कंपनी है, और दोस्त कांड कर रहा है, गलतियां कर रहा है, रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, चलो कोई नहीं, मैं रिपोर्ट करने नहीं नहीं। उसको इस सब चीज़ से दूर रहना है। जो इंटीग्रिटी होती है ना, उस चीज़ से उसको दूर रहना है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आपको लगा, आपने अपने दोस्त को बोला, भाई ऐसा है, मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसमें आपका सिंपैथी, जो क्लोज रिलेशन है दोस्ती का, वो सब काम नहीं आएगा। वो आपके प्रोफेशन के साथ में क्या होगा, मिसकंडक्ट होगा। जिसमें मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग योर प्रोफेशन। हर प्रोफेशन का एथिक्स है, शायद आप फाइनल्स में पढ़ोगे एथिक्स। हर प्रोफेशन का अपना एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है डिसिप्लिन। आपको अपना डिसिप्लिन में रह के आपको अपना काम करना है। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हो, तो आपकी जो मदर बॉडी है अपनी, जो जैसे ICAI है, ICSI है, ICMI है, वो अपने अगेंस्ट एक्शन ले सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है। तो ऑडिट करने के लिए हमें दो चीज़ फॉलो करना है। पहला क्या, कंप्लाइंसेस और रूल्स। अब रूल्स कौन बनाता है हम लोग के कंट्री में, गवर्नमेंट बनाती है, MCA बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो हम लोग को जो ऑडिट करना है वो रूल्स के हिसाब से करना है, रूल्स के बाहर जाके नहीं करना। आपको फ्रीडम है, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको फ्रीडम है कि आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं, यू कैन कंसर्न, यू कैन हैव एन एडवाइस, यू कैन हैव एन ओपिनियन विद योर फ्रेंड्स, यू कैन हैव एन मैटर विद योर कॉलिग्स, लेकिन बियॉन्ड इट यू कांट गो। एक दायरा है कि आपको उसी चीज़ के अंदर पे रह के ही आपको करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब पता है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी। क्या होता है? धोखाधड़ी। बहुत सारा न्यूज़ आया था, जैसे कि विजय माल्या, विजय माल्या ने अपने कंट्री में फ्रॉड किया था। 9,000 करोड़ का SBI बैंक से लोन लिया, वो फॉरेन कंट्री चला गया, फ्रॉड ही हुआ। फ्रॉड हुआ ना। तो वो फ्रॉड कैसे हुआ? कुछ था कि वो, मतलब वो फ्रॉड हुआ। और भी नीरव मोदी का केस था, और भी बहुत सारा केसेस हुआ था इंडिया में, लास्ट 3 to 4 ईयर्स में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, देखो मैं एक बात बताता हूँ, ऑडिटर कैसे फ्रॉड रिपोर्ट करता है। जब ऑडिटर को पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड का डेफिनेशन का मतलब, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन मैनिपुलेशन, इट इज़ एन रॉन्ग थिंग। ठीक है, इट इज़ एन मैनिपुलेशन। यू आर चेंजिंग योर अकाउंट्स, you are changing the entry of your accounts, you are changing the nature of entry, which one is debit, you are doing credit, you are making bogus inputs, bogus bills। जैसे कि रियलिटी में परचेज हुआ ही नहीं, फिर भी तुम परचेज बिल का एंट्री कर ही जा रहे हैं, अनरिकॉर्डेड परचेजेस कर रहा है। क्यों? नेट प्रॉफिट कम करने के लिए, ताकि मेरे अंदर टैक्स ना आए, सरकार से बचना, टैक्स ना आए। ठीक है। आप लोग सेल्स बिल्स बना रहे हो, रियलिटी में सेल्स हुआ है नहीं, कैश सेल्स की एंट्री कर रहे हो। ये होता है, मतलब जो मैनिपुलेशन जिसको बोलता है, वो होता है मैनिपुलेशन। तो क्या होता है उसमें, अब फ्रॉड हुआ है मान लो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक अमाउंट तय करी कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट से, मतलब कोई मैनिपुलेशन हुआ है या कोई गलत हुआ है, तो ऑडिटर को लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का धोखा हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। किसको रिपोर्ट करोगे? अगर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब पता है क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। तो कम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि देखो ऑडिटर को अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करती है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, ऑडिटर को अपॉइंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट तो कोई ऑडिटर, मतलब अगर अपॉइंट किया है तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना होगा ना। तो मान लो ऑडिटर को लग गया कि भाई धोखा हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा।
अब ये फ्रॉड 2 साल पहले हुआ था, तब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। तो जब ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था, तो ऑडिटर को लगा कि भाई हाँ ये गलत हुआ है, तो किसको रिपोर्ट करेगा वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। और एक ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होता है, सेक्शन 177 है उसका, ऑडिट कमेटी होती है। ऑडिट कमेटी का काम होता है कि जो ऑडिटर है उसको मैनेज करना है, जो कंपनीज के ऑडिटर्स हैं उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। अब ऑडिट कमेटी को आपने रिपोर्ट कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई। तो आपने जब रिस्पॉन्ड किया है उसको, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है ना कि ऑडिटर को रिप्लाई करे कि भाई ये फ्रॉड कैसे हुआ, फ्रॉड कैसे हुआ, ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि वो फ्रॉड कैसे हुआ है। तो क्या होता है, साइकिल देखो, लॉजिक देखो क्या होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगी, ऑडिटर को रिप्लाई करेगी, हाँ हुआ है, कितना हुआ है, अमाउंट बताना पड़ेगा, किसने किया वो बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है वो बताना पड़ेगा, उसका इंटेंशन बताना पड़ेगा, हर चीज़ जो है वो ऑडिटर को बताना पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ऑडिटर किसके पास जाएगा? फ्रॉड हुआ है ना, फ्रॉड तो हुआ है, धोखा तो हुआ है, गलत हुआ है, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ हुआ है, पैसा का लेन देन था, कुछ मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, तो ऑडिटर किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। क्यों? कुछ उसको पता चला है तो ही तो वो गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना। उसका अलग प्रोसेस होता है, इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट्स बनेगा, फिर वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगा, वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है ना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑडिटर का एक क्वालिटी है जो ऑडिटर के पास होना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता, अगर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता, तो क्या होता? फ्रॉड हो जाता, कंपनी का पैसा गलत जगह चला जाता, कंपनी का पैसा गलत जगह करा। तो गवर्नमेंट का ये मतलब है, गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि कहीं भी गलत गलत ना हो। तो अभी क्या है, एक ऑथोरिटी है हम लोग की कंट्री में, एनएफआरए, नाम सुना होगा, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आप जो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ है जो हम लोग के कंट्री पे है, वो कौन कंट्रोल करता है? एनएफआरए। एनएफआरए का काम क्या है? एनएफआरए मेरे हिसाब से 2016 में आई थी, इससे पहले कोई कुछ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी था नहीं हम लोग के कंट्री में, ये शायद 2016 में आई थी। इसका ये काम है कि कोई भी अगर गलत कर रहा है, अब ऑडिटर गलत कर रहा है तो उसको हटाओ, उसको हटाओ, ये एनएफआरए का काम है। एनएफआरए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या है? बजट को कैसे एलोकेट करना है, पैसा कौन सा डिपार्टमेंट में कितना देना है, एडुकेशन में कितना देना है, हेल्थ में कितना देना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कंट्री का क्या देखती है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो डिपार्टमेंट है, सीबीआईसी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब ऑडिटर को कौन देखता है? एनएफआरए। हमारी इंस्टीट्यूट, अगर सीए है तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर सीएस है तो आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट है तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमआई। क्यों? क्योंकि उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑडिटर का सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है वो है कंप्लाइंस एंड रिपोर्टिंग। कंप्लाइंस का मतलब क्या होगा कि आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो अपने गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। और कंप्लाइंस का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। और रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको बताना है कि जो धोखा हुआ है या कुछ गलत हुआ है वो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। वो एक ऑडिटर का पहचान है। अब जैसे कि एक छोटा सा बिजनेस है आपका, आपका एक दुकान है, तो आप अपनी दुकान में क्या करते हो? आप ओनर हो, आप उस पॉइंट से समझो, आप ओनर हो। तो आप दुकान पे बैठे हो तो आपका दुकान पे आपका ही डिसीजन चलेगा ना, आपका ही मैनेजमेंट चलेगा। आप जो डिसीजन लेगा आप सोच समझ के लेगा ना, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो आप तो आपके आपके अगेंस्ट में हो जाएगा ना, वो आपका उल्टा पड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप दुकान में हो, आप दुकान चला रहे हो, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा ना कि मेरे को प्रॉफिट कैसे कमाना है, मेरे को कस्टमर को वापस नहीं जाने देना, मेरे को कस्टमर और को गेन करना है, मेरे को कस्टमर और लेके आना है। तो आप अपना पॉलिसी चेंज करोगे,
आप अपना सिस्टम चेंज करोगे, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट बोलते हो ना, आपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा मैनेजमेंट। तो मैनेज करोगे ना कि भाई नहीं, मेरे को अगर ऐसे करना है तो मेरा काम ऐसे चलेगा। आपका क्या फोकस होगा कि मेरी सेल्स ज़्यादा हो। आप सेल्स ज़्यादा करेगा ना, अगर आपकी सेल्स ज़्यादा होगी तो ही तो आपका प्रॉफिट बनेगा ना। अगर आपकी सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट बनेगा, नहीं बनेगा। जब आपकी सेल्स ज़्यादा होगी आपके खर्चे पूरे होंगे। अगर आपकी दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर रेंट की दुकान है तो आपको रेंट भी पे करना है, बहुत सारा ड्राइंग्स होगा जो आपको रखना है। तो आप क्या चाहेगा, आप तो यही चाहेगा कि मेरा दुकान में जो हम कर रहा है मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, मेरा क्रेडिटर्स कम हो, मेरा बैड डेब्ट्स कम हो, यही चाहेगा ना आप। तो यही पहचान ऑडिटर का होता है। ऑडिटर वही होता है कि वो गलती को कैसे पहचाने, वो एक ऑडिटर होता है। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है। टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है। अब मैंने आपको इतना समझाया, आपको समझ में आया होगा कि ऑडिट का मतलब क्या है। अगर पूछे व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट अप्रोच विच द ऑडिटर इज डूइंग, ही शुड हैव रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस क्वालिटीज। अगर कंप्लाइंसेस का मतलब है, कंप्लाइंसेस का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आवर गवर्नमेंट इज बिन फॉर्मिंग, हमको वो फॉलो करना है। जैसे कि आप एक नॉर्मल अकाउंट्स बना रहे हो कोई भी कंपनी का, तो आपको डेप्रिसिएशन का एक चार्ट मिल गया। कंपनी ने फिक्स एसेट खरीदा था तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन लगा। तो आप एज एन ऑडिटर क्या करोगे, आपको पता नहीं डेप्रिसिएशन क्या है, आपको पता नहीं फिक्स एसेट्स क्या है, तो आप क्या करोगे। आपको पता होना होगा ना कि फिक्स एसेट्स क्या है। भाई फिक्स एसेट वो एसेट है जो हमेशा फिक्स रहता है। वो दो टाइप का होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। फिक्स एसेट तो वही होता है जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये फिक्स एसेट्स है। अच्छा, फिर आपको ये नहीं पता डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, जो एसेट का वैल्यू को कम करे, मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस एसेट को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी लाइफ को जो कम करे वो डेप्रिसिएशन होता है ना। आप ऑडिट कर रहे हो, आपको पता नहीं एसेट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, फिर क्या करोगे आप, फिर आप कैसे ऑडिट करोगे, हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन। आई एम आस्किंग जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन। आप 11th में पढ़ के आए होगे, इतना तो आपको पता होगा, हाँ डेप्रिसिएशन में ये होता है। जब आपको ये नहीं पता होगा उसका नेचर क्या है, जब आपको ये नहीं पता होगा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से माइनस होता है, कोई कोई ऐड भी कर सकते हैं, कोई कोई बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब क्या है, विच यू आर रिसीविंग, आपको जो मिला। और लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो गया। आपको पता होना चाहिए, तो ही तो आप ऑडिट कर पाओगे ना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि ऑडिट क्या है, ये क्या है, तो आप ऑडिट कर पाओगे नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ऑडिटर के पास एक्सपर्टीज होना जरूरी है। नींद आ रहा है, फोकस करो बेटा। तो क्या होगा, सेकंड थिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ऑडिट किया, आपको पता चल गया अच्छा डेप्रिसिएशन में ये है। उस कंपनी ने क्या किया, वो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में ऐड कर दिया, अमाउंट ही गलत था। तो आप कैसे पहचानोगे उसको, अरे भाई पहली गलती क्या है, इसने ऐड किया, ठीक है। दूसरी गलती क्या है, अमाउंट गलत है। अमाउंट गलत कैसे हुआ, या तो परसेंटेज गलत लगाया होगा उसने, या परसेंटेज में जो अमाउंट आया होगा उसने गलत लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है ना। ये एक ऑडिटर की पहचान है, ये एक ऑडिटर की पहचान है। मतलब ही शुड हैव एन व्हाट, अर्जुन की तरह आंख होनी चाहिए उसके। मैंने आपको परचेज बुक दे दिया, ठीक है, मैंने आपको एक परचेज बुक दे दिया, नॉर्मल सा एक परचेज बिल बुक होता है एक बिजनेस का। मैंने आपको एक परचेज बुक दे दिया, बिल जिसको बोलते हैं बिल। तो उस पर आप क्या चेक करोगे, ऑडिटर हो आप, नॉर्मली बताओ। मैंने आपको बिल बुक दे दिया एक, तो उस पर आप क्या चेक करोगे। मैंने आपको बिल बुक दे दिया, आप चेक करो इसमें क्या गलती है, क्या देखोगे आप उस पर। सबसे पहले चीज़ डेट देखोगे ना, भाई डेट है या नहीं, डेट देखोगे। नॉर्मल फिर आप क्या देखोगे, पार्टी का नाम, क्या वो पार्टी सही है या नहीं, कुछ और भी हो सकता है ना। पार्टी का नाम भी देखोगे। सामान जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, कितना रेट है, कितना पीसेस गया है, उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है या नहीं, आप नॉर्मली यही सब चीज़ देखोगे ना। ये सब नॉर्मली यही चीज़ देखोगे। फिर आप टोटलिंग देखोगे बिल का, कि भाई कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट सही है, कितना ऐड हुआ है, कितना बिल बना है, आपने कस्टमर से कितना चार्ज किया है, ये सब चीज़ आप देखोगे ना। अपना बिजनेस का नाम भी देखोगे, उसके ऊपर बिजनेस का नाम भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। अगर ये बिल बिल बुक में अगर ये ना हो तो आप रिपोर्ट करोगे कि नहीं कि आपकी जो बिल बुक है वो गलत है। ये तो नॉर्मल, वही तो ऑडिट होती है यार, वही तो ऑडिट है। सेल्स बुक दे दिया मैंने आपको, तो आप सेल्स बुक में क्या चेक करोगे,
सेल्स बुक में आप यही चेक करोगे, किस पार्टी को मैंने सामान बेचा है, क्या मैंने उसको क्रेडिट में बेचा है या उसको कैश में बेचा है। अगर कैश में बेचा है तो कैश सेल करो, उसको पार्टी का नाम दे दो और कैश सेल करो। तो डिपेंड करता है आप सेल्स बुक जो होगा, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप बिजनेस में और क्या चेक कर सकते हो। मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट दे दिया, एक नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट दे दिया, और मैंने बोला कि आप इसका प्रॉफिट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। मैं नॉर्मल सा एक मैंने बैंक स्टेटमेंट दे दिया, और आपको मैंने बोला कि आप अंदाज़ा सा इससे आप प्रॉफिट निकालो, कितना कमाया होगा इस बिजनेस हाउस ने। तो आप क्या करोगे, ऑडिटर हो तो आप क्या 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 करोगे सबसे पहले। और ऑडिटर छोड़ दो, आप नॉर्मल से आपने बिजनेस किया है पूरे साल, तो आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको, आप तो पहले ये देखोगे भाई मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ, रिसिप्ट कितना आया है, क्रेडिट टोटल कितना हुआ, देखोगे ना कि मेरे पार्टी से कितना मेरे को रिसीप्ट हुआ है। उसके बाद आप फिर एक्सपेंसेस लेस करोगे, उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट ऐड ऑन करेगा, फिर उसके बाद में कुछ और भी कोई इनकम्स होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम्स भी जो होगा आप ऐड ऑन करेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा ना। ये ऑडिट है, ये ऑडिट है। तो ऑडिट बहुत टाइप का है, जैसे कि कंपनी ऑडिट जो कंपनीज के लिए है, गवर्नमेंट ऑडिट्स जो गवर्नमेंट्स के लिए होती है, ठीक है। एक होती है इंडिविजुअल ऑडिट जो हम इंडिविजुअल बिजनेस के लिए होती है, एक होती है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में क्या होता है, टैक्स ऑडिट में जो टैक्सेस का जो कैलकुलेशन होता है उसके बारे में हमें ऑडिट करना पड़ता है। एक होता है कॉस्ट ऑडिट जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है, ठीक है। एक होती है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एक होता है एलएलपी, 4-5 पार्टनर मिल जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पता है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी, पढ़ा होगा शायद, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। एलएलपी बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा एलएलपी। तो एलएलपी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब मेरा जितना लाइबिलिटी होगा उतना मेरा कम है। तो 4-5 आदमी मिलके एलएलपी बना लेते हैं, उस पर टैक्सेस कम पड़ता है, उसमें टैक्स रेट कम होता है, तो उसकी ऑडिट्स होती है। उसमें क्या ऑडिट्स होगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा जाएगा, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा, हर चीज़ देखा जाएगा। एलएलपी ऑडिट होती है। एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी ऑडिट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि भाई सोसाइटी में, अब मान लो कि सोसाइटी ऑडिट का मतलब ये होता है, अब जिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सुना है आपने, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, किसी को कोई चीज़ डोनेट कर दिया, वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की भलाई के लिए। आप जैसे कि आपको लगा कि स्कूल में बेंचेस नहीं है तो आप बेंच डोनेट कर दिया, वो होता है कॉर्पोरेट, मतलब समाज की भलाई। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है समाज की भलाई। तो वो जो ऑडिट होता है उसका भी एक अलग ऑडिट होता है, उस पर क्या देखते हो कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया और आपने कितना दिया। तो ऑडिट एक, मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। तो हर चीज़ का ज्ञान, देखो ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, मैं आपसे सीखूंगा आप मुझसे सीखोगे, ये बात हमेशा याद रखो लाइफ में, कि कोई भी ज्ञानी नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरे पास ज्ञान है या आपके पास ज्ञान है, कोई भी ज्ञान नहीं है। आपको क्या पता मेरे से ज़्यादा पता हो, और मेरे को बोल सकते हो सर ये गलत है, या मैं आपको बता सकता हूँ ये गलत है। तो आपसे भी सीख सकता हूँ, मुझसे भी आप सीख सकते हो। तो ऑडिट जो है बहुत बड़ा समंदर है। और ऑडिट का जो सिलेबस है अपना, एक पोर्शन है इसका, कि आप लोग जब फाइनल्स पे जाओगे तो फाइनल्स में इन ब्रीफ पढ़ोगे आप ऑडिट, ठीक है। आप लोग जब सीएमए फाइनल्स पे जाओगे तो आप लोग इन ब्रीफ पढ़ोगे ऑडिट्स, स्टैंडर्ड्स भी पढ़ सकते हो आप। अभी तो शायद कोर्स रिवाइज कर दिया मेरे हिसाब से। पहले तो क्या होता था कि पहले सीएमए का जो पेपर्स आता था थोड़ा टेक्निकल आता था, अभी भी आता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो पैटर्न है वो सही है। इट मतलब ऐसा है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ जाएगा। पहले का जो सिलेबस था थोड़ा मतलब टेक्निकल टाइप था, लेकिन अभी तो आपकी बुक पे ही पता चल रहा है कि सिलेबस कितना वो है, ठीक है। तो आज जो है, आज जो मैंने समझाया आपको, आज ये ऑडिट का एक बैकग्राउंड था कि ऑडिटर को काम कैसे करना है, ऑडिटर को कैसे काम करना है, क्या करना है, उसको क्या फॉलो करना है, ऑडिट को अपना एथिक्स कैसे क्या करना है, ये एक ऑडिटर का पहचान है, ठीक है। प्लीज गिव मी एन बुक। अच्छा,
ऑडिट जो होता है, क्या वो फाइनेंशियल होता है क्या? ऑडिट का जो नेचर है, क्या ऑडिट फाइनेंशियल होता है ना? उससे भी ज़्यादा और कुछ हो सकता है। ऑडिट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों के लिए होता है। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं आपको कि नेचर ऑफ ऑडिट क्या है। इट कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इन द सेंस ऑफ व्हाट? फॉर मनी। एंड नॉन फाइनेंशियल इन द सेंस ऑफ व्हाट? नॉन फाइनेंशियल मीन्स व्हाट? विच कांट बी मेजर्ड इन मनी। विच कांट बी मेजर्ड इन मनी। तो नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आ सकता है? नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो रूल क्या होता है? प्रोस्पेक्टस बनेगा। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करेगा तो उसको एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है ना। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन लेटर होता है कंपनी का, कि उसमें सब कुछ डिटेल्स होगा उसका। अब मान लो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लेकिन कंपनी ने उसने ये नहीं बताया कि कितना शेयर्स वो अलॉट करेगा, या कितना वो इशू करने वाला है। उसने वो कंप्लायंस नहीं डाला। कितना शेयर इशू करना है वो उसने उसमें उसमें डाला नहीं। तो मान लो ऑडिट हो गया उसका, ऑडिट हो गया, तो ऑडिटर ने ये देखा उसकी प्रोस्पेक्टस पे, ये प्रोस्पेक्टस तो हिसाब से गलत है। इसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाले कि उसने कितना इशू करना है या कितना वो करना है। वो कौन सा नेचर होगा? वो नॉन फाइनेंशियल नेचर होगा, मतलब विच कांट बी मेजर्ड इन मनी। दैट इज कॉल्ड, that one, non-financial nature. And second thing is what? The auditor should be competent. Competent का मतलब क्या है? ये फीचर्स है ऑडिटर का। competent, competent का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपसे सीखूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। competent का मतलब उसके पास में relevant quality, relevant education, relevant expertise and relevant trainings। ऑडिट सेमिनार्स होता है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट करवाती है सेमिनार्स। जैसे कि टैक्स ऑडिट के बारे में एक सेमिनार करवा दिया कि भाई अभी गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है ना, फॉर एग्जांपल। जैसे कि इनकम टैक्स में एक स्लैब होता है कि भाई 7 लाख तक कोई इनकम नहीं, इनकम टैक्स पे करना है। उसके ऊपर जो जाएगा उसको 5% देना है, उसके ऊपर जाएगा तो 10% देना है। तो ये हर साल एक स्लैब रेट्स आता है। तो उस चीज़ के बारे में ऑडिटर को या कोई भी हो उसको बारे में अपडेट होना चाहिए ना। तो अपनी इंस्टीट्यूट क्या करती है? सेमिनार्स करवाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाती है, कोई सेशंस करवाती है। तो ऑडिटर को उसके बारे में एक ट्रेनिंग मिलती है, उसके बारे में नॉलेज मिलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपिटेंट। कंपिटेंट का मतलब क्या है? कि ही इज नोइंग एवरीथिंग। ही इज नोइंग एवरीथिंग। दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी विच द ऑडिटर शुड हैव। नंबर वन इज व्हाट? ही शुड बी व्हाट? ही शुड हैव रेलिवेंट एक्सपर्टीज। नंबर टू, ही शुड बी कंपिटेंट। कंपिटेंट का मतलब नॉलेज होना है उसको, उसको अपने आप को ट्रेंड करना है, उसको उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में ऑडिट कर रहा है। और नंबर थ्री, ऑडिट कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैन बी व्हाट? देखो आप लोग जब आंसर की प्रेजेंटेशन करोगे ना, आंसर शीट की प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना, एग्जामिनर के पास में एक कॉपी गया है, वो बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उससे क्या पता चलता है? यस, अगर आपकी कॉपी अच्छी है, मार्क्स आपने अच्छे से लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया है, और कंसेप्चुअली लिखा है, कुछ आपने अंडरलाइन किया है, तो प्रेजेंटेशन भी मार्क्स बहुत स्कोर करने में हेल्प करता है। अगर आप प्रैक्टिकल सम भी कर रहे हो तो प्रैक्टिकल सम भी आप अच्छे से सॉल्व करो। देखो पेपर सॉल्व करना है कि वो क्वेश्चन सबसे पहले लो जो आपको सबसे पहले आता है, और बाद में उस क्वेश्चन के पास जाओ जो थोड़ा टेक्निकल है, जो मतलब आपको थोड़ा टाइम लगे। पहले इजी क्वेश्चंस को हैंडल करो, क्योंकि जो स्कोरिंग है पहले हम लोग वही लेगा ना। अगर एक ही क्वेश्चन में हम लोग माथा मारते रहेगा तो 3 घंटे में तो सारा पेपर निकलते दिखेगा अपना। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वही क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, 100% है कि भाई हाँ ये मेरे को पता है, ठीक है, वो आपकी एक कम्पिटेंट है, वो आपका एक कम्पिटेंट है, यस आई कैन हैंडल, जो ऑडिटर को पता होना चाहिए, यस। और दूसरा क्या है इसमें? द ऑडिटर शुड बी competent एंड इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड हैविंग prescribed qualifications। ये सब पॉइंट जो है कंपिटेंट में ही आता है, ये सारा पॉइंट जो है कंपिटेंट में ही आता है। और लास्ट पॉइंट इसने क्या बोला है? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंसिटी ऑफ एडजस्टमेंट्स मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। देखो सीधा सा मतलब ये सब्जेक्ट जो है, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इसमें लिमिटेड चैप्टर्स है, इसमें जो है वो लिमिटेड चैप्टर्स है, मतलब इतना इन ब्रीफ नहीं है जितना होना चाहिए। ये लिमिटेड चैप्टर्स, बस बच्चा को पता होना चाहिए ऑडिट में क्या क्या है, इसमें ये है, इन ब्रीफ नहीं है। तो अगर आपको पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में, और क्या लिखोगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में? चार पांच पॉइंट ही लिखोगे ना, 4-5 पॉइंट ही लिखोगे, उससे ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते, उसके ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते। ये तो इंग्लिश का पेपर तो है नहीं जो आप फेंक सकते हो, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम्स है जो आपको अपने टाइम टू डी पॉइंट लिखना है, ठीक है।
एक इसने लास्ट पॉइंट जो बोला है रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ऑडिट जो होता है वो एविडेंस के ऊपर होता है। ऑडिट जो होता है ना वो एक एविडेंस के ऊपर होता है। अब एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस का मतलब क्या है? मान लो आपने परचेज, मैंने आपको परचेज बुक दिया, तो आप जो परचेज एंट्री को पता करोगे कि भाई सही है कि नहीं या गलत है, तो आप कैसे पता करोगे? या तो आपके पास में बैंक स्टेटमेंट है, या तो आपके पास में जीएसटी पोर्टल पे जो रिपोर्ट्स है आप उससे चेक करोगे। आप उससे चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये परचेजेस हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा ना, उसको एविडेंस बोला जाता है। ऑडिट हमेशा एविडेंस के ऊपर ही होता है। कोई भी ऑडिट आप कर रहे हो वो एविडेंस बेस्ड पे होता है, वो एविडेंस बेस्ड पे होता है। तो एविडेंस एक सबसे बड़ा वो है, बैकबोन है ऑडिट का। तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी आएगा, एविडेंस झूठ भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है ना एविडेंस तो, लेकिन अब वो झूठा है या सच वो किसको डिसाइड करना है? ऑडिटर को। जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको स्टॉक ऑडिट करना है। स्टॉक ऑडिट का मतलब कि एक वेयर हाउस है, ठीक है, एक गोडाउन है। गोडाउन में मान लो सामान रखा है, मान लो 100 टन गेहूं रखा है, बस्ते पे रखा है। तो आप स्टॉक, वो तो स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, वो स्टॉक ऑफ गुड्स है। तो आप स्टॉक ऑडिट कैसे करोगे? आप काउंट करोगे ना उसको फिजिकली कि भाई हाँ इस पे 100 टन माल है। वो क्या है उसमें एविडेंस क्या है? यू हैव डन द काउंटिंग। आप साइट पे गया, आप वेयर हाउस पे गया, आप वहाँ पे जाके कंफर्म किया कि भाई हाँ 100 टन वेट है वहाँ पे, वो ऑडिटर का एविडेंस है। उसी एविडेंस के बेस पे अब आप बोलेगा कि वहाँ पे छेड़छाड़ होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब छेड़छाड़ होगा तो वो अपना रिपोर्टिंग कर देगा, भाई हाँ छेड़छाड़ हुआ है, मैं गया था 100 बैग था, अभी 96 बैग्स हो गया, 4 बैग गायब हो गया। वो एविडेंस होता है। एविडेंस के साथ कभी अगर एविडेंस के साथ में कोई एविडेंस का खिलवाड़ कौन कर सकता है? मैनेजमेंट ही कर सकती है। आप जिसका ऑडिट कर रहे हो ना वही छेड़छाड़ कर सकती है एविडेंस। तो एविडेंस चूज करने के लिए ऑडिटर के पास में बहुत, मतलब मैं बोल सकूँ ऑडिटर को बहुत फोकस होना होगा कि भाई हाँ ये एविडेंस सच है या नहीं। अगर गलत एविडेंस पे ऑडिट कर दिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ऑडिट के पास जो एविडेंस होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब क्या? ट्रूथफुल, ट्रूथफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, झूठा नहीं। अगर झूठा ऑडिट हो गया तो जो ऑडिट किया वो भी फंसेगा, जिसने एविडेंस दिया वो भी फंसेगा, और जिसने क्या रिपोर्ट किया वो भी फंसेगा। मतलब फंसने वाला सब है, क्योंकि झूठ की पहचान तो इजीली हो जाती है भाई। जो झूठ की पहचान है वो इजीली हो जाती है। तो ऑडिट, ऑडिट जो होती है वो एविडेंस के बेस पे होती है। जैसे मैंने आपको स्टॉक ऑडिट का एग्जांपल दिया। अच्छा, अगर मान लो आप एक फैक्ट्री, टी फैक्ट्री का ऑडिट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो टी फैक्ट्री का ऑडिटर बना दिया आपको, आपको भेज दिया फैक्ट्री में। तो आपको बोला कि आपको एक काम करना है, आपको ये देखना है कि जो मशीन आया, फैक्ट्री में जो मशीन आया है उसका आउटपुट कितना है, आपको ये चेक करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके बॉस ने बोला भाई तू, तेरा ये काम है, तू जाके एक काम कर, इसको पता कर ये आउटपुट कितना है। आउटपुट मतलब वो कितना गुड्स बनाती है, और फाइनल गुड्स कितना, फिनिश गुड्स कितना बनाती है। तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना कि भाई हाँ आपके पास में एविडेंस क्या है? वो मशीन। आपके पास वो मशीन क्या है? वो एक एविडेंस है। तो मशीन तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, हाँ इतना पीरियड तक इतना प्रोडक्ट बना, इतना पीरियड तक इतना प्रोडक्ट बना, आपने रिपोर्ट कर दिया। वो होता है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस नेचर पे भी हो सकता है, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस फॉल्स रिकॉर्ड्स में भी हो सकता है। फॉल्स रिकॉर्ड में भी हो सकता है, आपके पास फॉल्स रिकॉर्ड पेश कर दिया, आप तो थे नहीं उस टाइम जब ट्रांजेक्शन हुआ हो, आपको तो पता नहीं है ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके हिसाब से डिसीजन दे रहे हो ना। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में दी है आपके आपको, आप तो उसी को रिलायबल मानोगे ना। आपको तो पता नहीं था ना कि है सच में हुआ है नहीं, अब आपको पता करना है कि क्या है या क्या नहीं है। वो रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब सच होता है कि भाई हाँ जो एविडेंस है वो आपका रिलायबल एविडेंस है। तो ये जो है ये नेचर ऑफ ऑडिट है, ये जो है ये नेचर ऑफ ऑडिट है। समझ में आया? ऑडिट का कुछ समझ में आया कि ऑडिट का कैरेक्टर मतलब फीचर्स क्या हो सकता है ऑडिट का, कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आया आपको? पहला चीज़ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानो। दूसरा चीज़ क्या है? बी एन इंटीग्रिटी मीन्स इंडिपेंडेंट रहो। तीसरा क्या है? कंप्लायंसेस को टाइम टू टाइम देखो। और सबसे बड़ा जो है एविडेंस, एविडेंस क्या होता है? रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है? सच। और ऑडिट क्या हो सकती है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑडिटर के पास होना चाहिए।
तो अगर मैं पूछूं फिर से आपको तो ऑडिट क्या है, तो आप बता पाओगे ऑडिट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ऑडिट? प्लीज़ यू से, अपने वर्ड्स में बताओ, कोई वो नहीं है, मतलब अपने वर्ड्स में बताओ, कुछ नहीं है। आप ऑडिट कर रहे हो, क्या हो सकता है ऑडिट? सही हो या गलत की पहचान। इन शॉर्ट, सही और गलत की पहचान। क्योंकि कंपनी का फ्यूचर तो ऑडिटर के हाथ में हो सकता है ना कुछ हद तक, कि भाई हाँ जो हम काम कर रहे हैं, मैंने जो काम किया है वो सच में काम किया है या नहीं किया है, वो ऑडिटर की पहचान है। ठीक है, वो ऑडिटर की पहचान है। समझ में आया? तो मैं लिखाऊँ, डेफिनेशन लिखा देता हूँ इसकी, लिखो तो आप एक बार। डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट मीन्स, audit means an independent approach, an independent approach which the auditor, which the auditor should have, which the auditor should have while making, while making and judgment, and judgment and decision of any transaction, of any transaction of which he is doing the audit, of which he is doing the audit, of which he is doing the audit। इन सिंपल वर्ड मतलब यही है, इंडिपेंडेंट अप्रोच, राइट, इंडिपेंडेंट अप्रोच। ठीक है। अच्छा, यू नोट इट डाउन, नोट लिखो, एक नोट, NOT, नोट। ऑडिट इज ऑलवेज, ऑडिट इज ऑलवेज, ऑडिट इज ऑलवेज बेस्ड, ऑडिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द एविडेंस, यू प्लीज अंडरलाइन द वर्ड एविडेंस, underline the word evidence, which should be, which should be reliable, which should be reliable and pervasive in nature। pervasive, PER, pervasive in nature, pervasive का मतलब होता है सच, pervasive in nature। ठीक है, मतलब जो एविडेंस आपके पास है, जो एविडेंस आपके पास है वो रिलायबल भी है और सच भी है। परवेसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, सच, वो होता है परवेसिव। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब आंसर की प्रेजेंटेशन करो ना, यू शुड यूज सम वर्ड्स, जो कीवर्ड्स बोलते हैं ना, कीवर्ड्स। अगर आंसर पे कीवर्ड्स दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे रिलायबल लिखा, अंडरलाइन कर सकते हो आप कि हाँ वो क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन इंडिकेट करेगा अच्छा सा, कि हाँ ये वो वर्ड ऐसा होता है, ऑडिट में ऐसा ऐसा वर्ड्स होगा जो आपको पता होना चाहिए। और वही वर्ड जो मैं इसको कीवर्ड बोलता हूँ, जैसे कि बुक में आप अंडरलाइन कर लेना, मैं जब आपको लिखाऊंगा वो वर्ड अंडरलाइन कर दूंगा, जब आप रिवीजन करोगे वो क्लिक करेगा, हाँ रिलायबल था, तो उसको आपको पता चलेगा, जब आप रिवाइज करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि आंसर को अंडरलाइन कर, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जब मैंने पेपर दिया था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं क्या करता था, जब ऑडिट का पेपर का रिवाइज करना होता था या कुछ, जैसे कि अपने नोट्स बना लो, आप अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हो, अब जैसे कि ऑडिट पेजेस बहुत ज़्यादा है, जिसको हम समरी नोट्स बोल सकते हैं,
तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ाऊंगा, आप अपने ओन समरी नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम से पहले वही समरी नोट्स आपको रिवाइज करने में काम आएंगे। समझ में आया? एग्जाम से पहले देखो, एग्जाम से पहले पूरी बुक को रिवाइज करना इम्पॉसिबल है। एग्जाम से पहले पूरी बुक को रिवाइज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई लीव भी नहीं होती। अगर कोई एक दिन का गैप भी होता है तो चलो वो माना जाता है, लेकिन आपके कंटिन्यूअस एग्जाम्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स बनाने हैं, बुक में ही बना लो, या आप एक कॉपी फोल्ड, आप एक कॉपी रख लो, उसमें से आप बना सकते हो सेल्फ नोट्स। हाँ भाई, यस, आई कैन डू, क्योंकि वो एक क्रक्स होगा, समरी नोट्स होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ है। अभी जैसे कि आपने फीचर्स के बारे में 4 पॉइंट्स लिख लिया, कि जैसे कि वो ऑथेंटिकेट है, रिलायबल है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल है, तो उससे आपको बार बार आप अपना टाइम बचा सकते हो। इन ब्रीफ मत लिखो, कुछ 2 पॉइंट्स लिख लो, हाँ इसमें ऐसा है, उससे आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट, इट कैन बी आस्क्ड 4 to 6 marks, एंड ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि, ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।